आज की क्लासेस के अंतर्गत हम देखते हैं अनुच्छेद 126 से 131 तक। इसके पहले हमने 24 और 25 को समझा था। तो न्यायिक प्रणाली की हम बात करें या संघ की न्यायपालिका की बात करें तो संघ की न्यायपालिका आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका है और उन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी बिंदुओं का संकलन इसमें किया गया कि किस प्रकार से न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, किस प्रकार से न्यायपालिका चलेगी, किस प्रकार से एक न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी जगह पर कार्यकारी न्यायाधीश की स्थापना की जाएगी। कार्यकारी न्यायमूर्ति की स्थापना या कार्यकारी की बात करें तो उनकी जगह स्थापना कहते हैं या उनका पद की बात करें तो किस प्रकार से आर्टिकल नंबर 26 के माध्यम से उनको कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार जो है कि तदर्थ न्यायाधीशों की भी यहाँ पर का भी समावेश किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का भी न्याय प्रणाली के से उनसे जोड़ना उसका भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं हम आज आर्टिकल नंबर 126 से 131 तक। इसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमारे पुराने आर्टिकल्स पर। 121 कहता है संसद में चर्चा पर निर्बंध। 122 कहता है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। 123 के अंतर्गत अध्यादेश। 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन और 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। तो 124 और 125 हमने पिछले ही क्लासेस के अंतर्गत समझे थे। आज देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 126। तो आर्टिकल 126 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 के अंतर्गत है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 कहता है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ताकि सेवानिवृत्त के माध्यम से जो न्यायाधीश सेवा छोड़ कर जा चुके हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वह यहाँ पर ले सके, किस प्रकार से एक सही न्याय प्रणालिका में वो कहीं ना कहीं सहयोगी सिद्ध हो सकता है। उनका स्थान न्यायाधीशों को के रूप में माना नहीं जाएगा, लेकिन उनकी हम सेवा ले सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। 130 कहता है उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा। अनुच्छेद 131 कहता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। चलिए आइए तो देखते हैं हम इनको डिटेल में। अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी क्या कहा गया कि तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही ऐसा एक न्यायाधीश जिसे कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, वो उस पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। किस स्थिति में?
जब मुख्य न्यायमूर्ति नहीं हैं तो उनके सहयोगी न्यायाधीशों में से ही किसी एक को राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश या न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 126 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखना, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की स्थापना, या स्थापना नहीं कहेंगे, नियुक्ति। एक 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें क्या कहा गया, यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो, यानी जो गणपूर्ति होना चाहिए 8 लोगों का वो पूरा नहीं होता है, तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, उसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करें, न्यायालय की बैठक में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। आगे क्या कहा, इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थित अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हों, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्ति, विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये कहलाता है तदर्थ, यानी जब न्यायाधीश की जो श्रृंखला है वो पूरी नहीं होती है तो मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति से पूर्व सम्मति कर उनकी नियुक्ति कर सकता है, और उस गणपूर्ति में जितने लोगों का इंक्लूजन किया गया है और यदि उसमें वो अल्पकालिक भी है, कुछ समय के लिए उनको नियुक्त किया है, तो वो सारी शक्ति और विशेषाधिकार होंगे जो कि रिक्ति पूर्ति के लिए किए गए हैं। तो तदर्थ शब्द का यूज यहाँ पर किया गया, यानी एक के बदले दूसरा, लेकिन शक्ति वही होंगे, उनके जितने भी अधिकार हैं वो वही होंगे, ठीक है, जो कि पहले के न्यायाधीशों को थे। तो किसके आधार पर कौन करता है, तो मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं। किसके अनुशंसा, राष्ट्रपति महोदय के अनुशंसा, आर्टिकल नंबर 127। जबकि रिक्तों की पूर्ति 126 कहता है कि यदि खुद न्यायमूर्ति नहीं है तो जो न्यायाधीश हैं उनमें से ही किसी को कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाएगा। जबकि 127 यदि न्यायाधीश नहीं है तो ऐसे स्थिति में न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुशंसा पर गणपूर्ति पूरा करेंगे। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। क्या कहा गया, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी व्यक्ति से जो क्या कहा गया उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद का धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, यानी पूर्ण, क्योंकि वो तो पहले ही कर चुके हैं, सम्यक रूप से अर्हित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, क्या होगा, वो जिससे भी अनुरोध किया जाएगा वो क्या होगा, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। न्यायाधीश नहीं है, वो सेवा के रूप में वहाँ पर कार्य करेंगे
और उनको सेवा का सेवा शुल्क, यानी उनके जो अधिकार हैं वो सब बने रहेंगे और उन्हें उन्हीं दृष्टि से देखा जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ये बात की यहाँ पर स्पष्टता की गई। परंतु जब तक यथोपूर्वक व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई। आर्टिकल नंबर 128। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। यानी उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानन के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी, यानी सर्वोच्च शक्ति उसके पास होगी। आर्टिकल नंबर 129। आर्टिकल 130 क्या कहता है? 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा या निर्धारित होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निर्धारित कर दें। ये बात भी कहेगी कि यदि मुख्य न्यायमूर्ति चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर परिवर्तित कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 131 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। क्या कहा गया इसमें? इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या कर सकता है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच यहाँ पर अधिकारिता दी गई। किसी विवाद में यदि और जहाँ तक उस विवाद में विधि का या तनय का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्भित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का आधिस्त्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। यानी वहाँ पर किसका प्रभाव होगा? उच्चतम न्यायालय का प्रभाव होगा। जो भी डिसीजन उच्च न्यायालय देगा, ऐसे केसेस में जब भारत सरकार और यानी केंद्र और राज्यों के बीच कोई बात हो या एक और भारत सरकार और किसी अन्य राज्यों, एक से अधिक राज्य भी हो सकता है, उनके बीच कोई बात हो या दो से अधिक राज्यों, तो ऐसे में निर्णय कौन करेगा? उच्च न्यायालय। उसको अधिकारिता यहाँ पर दी गई। परंतु उक्त या अधिकारिता विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रस्विदा, वचनबद्ध, सनद या वैसी अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा, यानी उस पर निर्धारित नहीं है, वो बात छोड़ दी जाएगी। तो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर 126 से 131। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे 132 से आगे के अनुच्छेद।